हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले प्रश्नों को करने जा रहे हैं। यानी अगर आपने इस सेक्शन को कर लिया तो 3 × 10 = 30 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। यानी 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और बड़े वाले में अगर कई सारे जैसे पूछा कि निम्न को परिभाषित कीजिए 3-4 दिया हुआ है तो बड़े वाले में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मोलरता की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। किसी हमने एकदम सिंपल शब्दों का प्रयोग किया हुआ है ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। किसी विलयन में 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। देखिए, हमने एकदम सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। अब हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? 1 लीटर विलयन में विलेय के मोल। और मोल कैसे ज्ञात करते हैं? भार बटा अणु भार। तो मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। बराबर हमने विलेय का भार लिख रखा है। स्मॉल w क्या है? विलेय का भार बटे स्मॉल m क्या है? विलेय का अणु भार इंटू v क्या है हमारा? विलयन का आयतन। अगर विलयन का आयतन हमने ml में ले रखा है तो हमको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमने यहाँ पर ml में ले रखा था, हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने विलयन का आयतन लीटर में ले रखा है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रहा हमारा मोलरता का फार्मूला। मोलरता बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू 1000 बटे में इंटू v हमारा ml में है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और इस सेक्शन की आपको पीडीएफ में भी मिलने वाली है। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल आर क्लासेस पर अपलोड कर देंगे और उसका लिंक चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विलयन की मोलरता को परिभाषित कीजिए। ऊपर हमने क्या देखा था? मोलरता। नीचे हम क्या देख रहे हैं? मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या? 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है? स्मॉल m बटे स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू 1000 अपान में हमारा कैपिटल W है। जहां हमने अभी बता ही दिया कि मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे। विलेय के मोल के लिए भार बटा अणु भार, यानी W हमारा क्या है? विलेय का भार। M क्या है? विलेय का अणु भार। कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। तो स्मॉल m बराबर क्या होगा? स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा 1000 और बटे में हमारा गुणे में क्या है? कैपिटल W। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके सरलता के लिए हमने यहाँ पर लिख रखा है कि स्मॉल w बराबर है विलेय का भार, स्मॉल m बराबर विलेय का अणु भार और कैपिटल W बराबर विलायक का भार। ऊपर भी हमने लिख रखा था कि v बराबर क्या है? विलयन का आयतन। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं फिर आपको बता दूं कि इस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। क्या है? मोल अंश को परिभाषित कीजिए। मोल अंश की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश, यानी कोई हमारा विलयन है उसमें हमको, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पात्र है, इसमें हमने H2O भर रखा है और ऊपर से हमने इसमें नमक मिला दिया है। तो इसमें 2 घटक हो गए, एक हो गया जल और एक हो गया हमारा NaCl। इसमें हमने को NaCl का मोल फाइंड आउट करना है। ये हमारा A है और ये हमारा B है। तो NaCl के मोल फाइंड आउट करने हैं। 2 घटक हमने A और B मिला रखे हैं। तो विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? उसका भार बटे अणु भार। मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर कहीं पे मोल प्रभाज लिखा हुआ है तो आप जान जाइए कि मोल अंश की डिफिनीशन ही पूछा है और इसे हम x से प्रदर्शित करते हैं। x a बराबर होता है
Na बटे n ऑफ Na प्लस NB, यानी दो घटक इसमें दे रखे थे, एक हमारा A था एक B था, हमने A के मोल फाइंड आउट किए, उसको ऊपर रखा और बटे में A और B दोनों के मोल को जोड़कर हमने नीचे रख दिया। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन हमारा है कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाने पर, यहां पर कोई हमारा विलायक है, जनरली हम विलायक के रूप में जल लेते हैं, तो हमारा जल है उसमें हम अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिला रहे हैं, ठीक है। मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है, हिमांक मतलब उसका जो बर्फ, जैसे कोई हमारा बर्फ पानी बर्फ में बदल जाए उसे हम हिमांक कहते हैं, तो उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक के अवनमन को डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा TF बराबर होता है KF, डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू 1000, KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। कैपिटल W हमारा क्या है, विलायक का भार। हमने इस वाले क्वेश्चन में नीचे देखिए ये सब लिख रखा है, क्या कवथनांक में उन्नयन में, कि स्मॉल w बराबर हमारा है विलेय का भार, स्मॉल m बराबर विलेय का अणुभार, कैपिटल W बराबर विलायक का भार, और यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है कि KF हमारा क्या है, मोलल उन्नयन अवनमन स्थिरांक। KF हमारा क्या हो जाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कवथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। हमने कुल मिलाकर इस पेपर, इस जो पहला चैप्टर है विलयन वाले में, इसमें मैं 6 से 7 क्वेश्चन ले रखे हैं और उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो कवथनांक में उन्नयन, और इस पर बढ़ने से पहले हम एक बार फिर बता दें कि इस सेक्शन में हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक सभी 3 नंबर वाले प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। कवथनांक में उन्नयन, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाने पर कवथनांक में उन्नयन का मतलब है वृद्धि, तो कवथनांक में जो वृद्धि हो जाती है उसे हम कवथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे हम डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं और डेल्टा TB बराबर होता है 1000 गुणा KB इंटू स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, और KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। वहां पर क्या था, KF मोलल अवनमन स्थिरांक था, क्योंकि हम हिमांक में अवनमन निकाल रहे थे, यहां हम कवथनांक में उन्नयन निकाल रहे हैं, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो विलायक को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना परासरण कहलाता है। क्या, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गुजारना परासरण कहलाता है, तथा परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब पाई बराबर होता है CRT, जहां पाई हमारा परासरण दाब है, R क्या है गैस नियतांक, T हमारा परमताप है, C को हम N/V के रूप में भी लिखते हैं, तो N हमारा मोल हो जाएगा। मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास बटा भार बटा अणुभार, मास बटा मोलर मास, और B हमारा क्या हो जाएगा, आयतन। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि 7 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा है कि हेनरी का नियम लिखिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछे जाते हैं कि हेनरी का नियम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। M क्या है, M समानुपाती होता है P के। M हमारी घुली हुई गैस की मात्रा है और P हमारा गैस का दाब है, P बोले तो प्रेशर।
तो जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आप लोग जानते हैं कि एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर हमारा KH कांस्टेंट आ रहा है और KH क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक। P हमारा क्या है, गैस का दाब, और M क्या है हमारा, घुली गैस की मात्रा। यहाँ पर हमने एक चित्र बना रखा है कि इसमें हमने विलायक ले रखा है। विलायक में हम ऊपर से गैस मिला रहे हैं। कौन सी गैस मिला रहे हैं, O2 बोले तो ऑक्सीजन गैस मिला रहे हैं। और टेम्परेचर हमारा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। हमने ऊपर ही लिख दिया कि स्थिर ताप पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम बता दें कि इस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी हमको सीमाएं भी लिखनी थी, तो सीमाएं हमने लिख दिया है कि यह सिर्फ तनु विलयन पर लागू होता है। कैसे विलयन पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अगर सीमाएं और अनुप्रयोग दोनों पूछता है। तो तनु विलयन पर लागू होता है। और हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है। यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। अब हम इसके अनुप्रयोग देखने जा रहे हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल RR क्लासेस पर मिल जाएगी और जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। क्या इसके अनुप्रयोग हैं कि गोताखोर, जब हमारे गोताखोर जाते हैं खोजने वोजने नदी में, तो वो इसका उपयोग करते हैं। गोताखोर द्वारा सांस लेने में, फिर शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में, फेफड़ों की क्रिया विधि में, और पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में इसका उपयोग किया जाता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कि तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और इसकी सीमाएं भी लिखिए। यह भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले लायक क्वेश्चन है। हम इसको देखते हैं। क्या है कि राउल्ट का नियम हमने लिख रखा है कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या कोई हमारा विलायक है, उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ हम मिला रहे हैं, तो उसमें जो हमारे वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होगा, मतलब अवनमन का मतलब कमी होगी, आपेक्षिक अवनमन होगा। आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलेय के मोल अंश, हमने बताया था मोल अंश या मोल प्रभाज एक ही कहते हैं, मोल अंश के बराबर होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, P0 माइनस PS। P0 हमारा P0 माइनस PS बटे P0 बराबर N बटे N प्लस N। हमने यहाँ पर नीचे लिख रखा है स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, कि P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। और फिर हमने यहाँ पर नीचे लिख रखा है कि अगर हमारा स्मॉल n प्लस कैपिटल N दोनों n के बराबर हो जाए तब क्या होगा, तब हमारा नीचे कैपिटल N हो जाएगा। अब n क्या है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, भार बटा अणु भार। भार हमारा स्मॉल w से है, स्मॉल w बटे स्मॉल n बटे कैपिटल W बटा कैपिटल N। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल w बटा स्मॉल n। और इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो स्मॉल m बटे कैपिटल M बटे कैपिटल W। ये आप देख लीजिए फार्मूला, इसके सामने हमने लिखा हुआ है क्या क्या है, हमने ये बता ही दिया है कि स्मॉल w स्मॉल m ये सब क्या है, तो आप इसका देख सकते हैं फार्मूला। देन हम इसके सीमाओं पर आते हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम, यह नियम सिर्फ तनु विलयन पर लागू होता है, पहला सीमा हो गया। दूसरा सीमा कि यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे विलयन पर लागू होता है, अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। देन वैद्युत अपघट्टों के विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता है। कहाँ लागू नहीं होता है, वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है। विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ के विलय राउल्ट के नियम का पालना नहीं करते हैं। यानी अगर कोई वियोजित हो रहे हैं पदार्थ, जैसे अगर हम NaCl को ले रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि NaCl को अगर हम
NaCl को अगर जल में डाल रहे हैं तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट जाएगा। तो ये राउल्ट के नियम का पालना नहीं करते। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे चैप्टर पर आ रहे हैं और उससे पहले हमें एक बार बता दें कि इसमें हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। यानी जो 4 नंबर लायक प्रश्न है उसको भी हमने इसमें ले लिया है और 3 नंबर वाले प्रश्न को हम देख ही रहे हैं। देन सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 में हमारा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। तो 25 डिग्री तापमान पर जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री तापमान कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता, यहां पर सा पर आ की मात्रा होगा, 1 मोलर सांद्रता वाले लवण विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन में धातु, हमने यहां बता दिया कि धातु को डुबोया जाता है, धातु तथा धातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी हमने तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रखा है और एक धातु बोले तो हम जिंक की छड़ ले सकते हैं, कापर की छड़ ले सकते हैं, उसको हमने उस विलयन में डुबोया है। फिर धातु और धातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे हम E0 से प्रदर्शित करते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल RR क्लासेस पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेंसर्ट समीकरण किसे कहते हैं। सेल के नेंसर्ट समीकरण लिखिए या किसे कहते हैं ऐसे पूछेगा। सेल के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करने के लिए नेंसर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया जिसे नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। नेंसर्ट समीकरण हमने नीचे लिखा हुआ है कि E क्या है हमारा इलेक्ट्रोड विभव, E0 क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF और लॉग में हमारा m/mn प्लस। आई होप कि आपको यह इक्वेशन क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर नीचे हमने लिख रखा है कि अब इस जो हमारा 2.303 है उसको हम स्मॉल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि 0.591/n E0 माइनस 0.591/n log m/mn प्लस, इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। देन E हमारा क्या है इलेक्ट्रोड विभव, E0 क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, M क्या है धातु और Mn प्लस क्या है धातु आयन की सांद्रता, R क्या है हमारा गैस नियतांक, T क्या है हमारा परम ताप और F क्या है हमारा फैराडे नियतांक। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के हमने 2 क्वेश्चन अभी तक कवर कर लिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक 3 नंबर वाले सभी प्रश्न को देखने जा रहे हैं। मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। एक मोल वैद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है उसे हम मोलर चालकता कहते हैं। क्या एक मोल वैद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण चालकता जो उत्पन्न होती है उसे हम मोलर चालकता कहते हैं। इसे हम डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और डेल्टा M बराबर होता है K इंटू 1000/m। K हमारा क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, M क्या है हमारा M हमारा है विलयन की मोलर सांद्रता। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम लिखिए। तो हमारे फैराडे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम दिए। पहला नियम क्या था कि वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित
आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही बात है। तो क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं, और वो किसके समानुपाती होती है, उसमें आवेश के समानुपाती होती है, उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। और Q बराबर आप लोग जानते ही हैं कि आवेश बराबर होता है समय की, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय होता है। तो Q का मान हमने यहाँ पर I इंटू टी रख दिया, और जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ पर Z एक हमारा नियतांक आ गया, और Z क्या है, हमारा रासायनिक तुल्यांक है। अब हम नेक्स्ट नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इस सेक्शन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल RR क्लासेस पर मिल जाएगी, और उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा मतलब नेक्स्ट नियम की तरफ आगे बढ़ते थे, वो प्रथम नियम था। द्वितीय नियम क्या है कि यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। अगर दोनों नियम पूछेगा तो 4 नंबर में पूछेगा, एक नियम पूछेगा तो 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा हमने बता ही दिया कि W से प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर 2 वैद्युत अपघट्ट हैं, तो पहले वैद्युत अपघट्ट के लिए W1 समानुपाती हो जाएगा E1 के, और दूसरे वैद्युत अपघट्ट के लिए W2 समानुपाती हो जाएगा E2 के। और जब दोनों को हम मिलाएंगे, जब दोनों इक्वेशन को हम मिला देंगे तो W1 बटे W2 बराबर हो जाएगा E1 बटे E2 के। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है कि कोलराउस का नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोलराउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कोलराउस का नियम कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। किस पर हमें देखना है, अनंत तनुता पर देखना है। हम अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता देखने वाले हैं, और NaCl को हम जब वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित करते हैं तो Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। तो धनायन की मोलर, ये Na+ की मोलर चालकता हम देख रहे हैं। तो धनायन की मोलर चालकता यानी Na+ की मोलर चालकता, प्लस में हमारा ऋणायन की मोलर चालकता, इसका मतलब Cl- की मोलर चालकता। आई होप कि आपको यह नियम क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसके अनुप्रयोग और नियम दोनों पूछता है तो 4 नंबर में पूछेगा। तो इसके अनुप्रयोग क्या है कि इसका उपयोग हम वियोजन की कोटि ज्ञात करने में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। वियोजन की कोटि को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और अल्फा बराबर होता है कि किसी सांद्रता पर मोलर चालकता। हमने यहाँ पर डेल्टा C बटे M लिख दिया। M का मतलब मोलर चालकता, C का मतलब किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, बटे अनंत यहाँ पर लिख रखा है, तो यानी कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता। हमने यहाँ पर लिख रखा है कि डेल्टा CM बराबर क्या होता है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, और अनंत के लिए हमने लिख रखा है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और अल्फा जो है हमारी वो वियोजन की कोटि है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल RR क्लासेस पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ईंधन सेल किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखिए। अगर उपयोग पूछेगा और ईंधन सेल दोनों पूछेगा तो हम फिर बता दें कि ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने लिख रखा है, एकदम सिंपल शब्दों का प्रयोग किया हुआ है कि ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें H2 CH4 C2H6 CH3OH आदि को दहन कर यानी ये सब जो हमारे हैं, ये मेथेन है, हमारे यहाँ पर CH2 है, हाइड्रोजन है, इन सबको दहन कर उससे वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी जब हम इसको दहन करेंगे तो उससे हमें वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, उसे हम उसे ईंधन सेल कहते हैं। और इसमें अब इसके हम
संरचना के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें छिद्रित कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं। अभी हम इसका चित्र भी दिखा रहे हैं। छिद्रित कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें प्लेटिनम का महीन चूर्ण होता है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच वैद्युत अपघट्य भरा होता है। ये चीज आपको क्लियर है कि इसमें दो छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं और किसके इलेक्ट्रोड होते हैं? प्लेटिनम का, मतलब इलेक्ट्रोड होते हैं कार्बन के और उसमें प्लेटिनम का महीन चूर्ण भरा होता है। अब हम आपको ये दिखाने वाले हैं और उसके बीच में पैरावैद्युतांक रहेगा। ये आप देखिए, ये ऊपर हमने ईंधन सेल का चित्र बनाया हुआ है। ईंधन सेल का चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये ईंधन सेल। अब इसमें आप लोग देखिए कि हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं कार्बन के, उसमें क्या भरा हुआ है? प्लेटिनम का महीन चूर्ण भरा हुआ है और बीच में इसके वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है। ये हमारे ईंधन सेल का डायग्राम है। अब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम दूर प्रसारण केंद्र में करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके घर में जो रेडियो वगैरह होता था उसमें हम समाचार सुनते थे, तो उसमें इसका उपयोग करते हैं। फिर अंतरिक्ष यान में करते हैं। अगर कोई अंतरिक्ष की यात्रा करने जाता है तो वो भी इस इलेक्ट्रोड को साथ में लेकर जाते हैं, ईंधन सेल को, तो वहां पर इसका उपयोग करते हैं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम फिर बता दें कि इस सेक्शन में हम 3 नंबर वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संक्षारण क्या है। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि संक्षारण क्या है, संक्षारण को रोकने के उपाय बताइए। आई होप कि आपको याद भी होगा। तो हमने लिख रखा है कि जब हमारी कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आ जाती है तो वो नमी और O2, नमी बोले तो जल, O2 बोले तो ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये धातुएं अपने ऑक्साइड और सल्फाइड में परिवर्तित हो सकती हैं। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट आदि में परिवर्तित हो जाती हैं। इस क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। आप लोगों ने जनरली घर में देखा होगा कि अगर घर में आपके लोहे का पल्ला लगा हो या लोहे की रेलिंग वगैरह लगी हो तो उसमें जंग लग जाता है, तो वो जो हमारा लोहा है वो नमी और ऑक्सीजन से क्रिया कर कर अपने ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखा है कि जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर आप सभी लोगों ने घर में देखा है जंग लगते, तो वो हमारे संक्षारण का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है कि चांदी का काला होना, चांदी हमारी काली हो जाती है, ये भी हमारे संक्षारण का उदाहरण। आप लोगों ने अपनी मम्मी का पायल वगैरह देखा होगा कि वो काली हो जाती है। फिर पीतल का हरा होना, अगर आपके घर में पीतल के कोई पात्र हो तो उसमें हरा हरा सा जम जाता है, तो ये हमारे सब संक्षारण के उदाहरण हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संक्षारण को रोकने के उपाय। संक्षारण देखिए, उसके बाद इसके रोकने के उपाय। रोकने के उपाय क्या है कि धातु पर पेंट या वर्निश की परत चढ़ाकर, यानी आप लोग देखा होगा कि घर में अगर जंग लगने लगती है तो पापा उसमें पेंट लगा देते हैं, तो हम उसमें पेंट लगा सकते हैं। दूसरा क्या है कि तेल या ग्रीस लगाकर, शटर वगैरह में जनरली पेंट से बचाने के लिए ग्रीस लगाया जाता है। यसद लेपन कर कर, यानी यसद लेपन का मतलब है कि उसके ऊपर हम कोई दूसरी धातु की परत चढ़ा दें तब भी उसमें जंग नहीं लगेगा। और जंग रोधी विलयन का उपयोग कर कर, कुछ ऐसे विलयन आते हैं जो कि जंग अगर उसको हम लगा दें तो उसमें जंग नहीं लगती, तो उस विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इस चैप्टर में हमने 7 क्वेश्चन बता दिए। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आने वाले हैं जो कि है केमिकल काइनेटिक्स, बोले तो रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है कि अभिक्रिया की दर क्या है। अभी तक हमने 2 चैप्टर में के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। पहला चैप्टर हमने विलयन का देख लिया, उसके बाद फिर हमने वैद्युत रसायन के 7 क्वेश्चन देख लिए। अब हम अपने रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर पर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया की दर क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो एकांक समय में एकदम सिंपल शब्द आप देख रहे हैं, हमने शुरू से एंड तक बिल्कुल सिंपल शब्दों का प्रयोग किया हुआ है ताकि आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। और हम बता दें कि इस सेक्शन से आपके 30 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं और ये क्वेश्चन
5 नंबर में भी पूछे जा रहे हैं, कई सारे हमने बताए हैं जैसा कि फैराडे का नियम। तो अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो काफी नंबर इस सेक्शन से आपके पक्के हो जाएंगे, 30 से 40 नंबर। तो एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की का वेग कहते हैं। वेग या दर एक ही बात है, उससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसलिए हमने दोनों प्रयोग कर दिया है कि चाहे वेग बोलिए चाहे दर बोलिए। अब इसमें हम अभिक्रिया की दर को डेल्टा आर से प्रदर्शित करते हैं और डेल्टा आर बराबर होता है डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। अब ये हमारा कोई ए अभिकारक है, उससे हम बी उत्पाद में बदल रहे हैं। अब हम इसको अभिक्रिया को के दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखने जा रहे हैं, यानी कौन कौन से ऐसे ऐसे कारक हैं जिससे हमारी अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। तो सबसे पहला कारक है हमारा ताप। 4 हैं, ताप है, दाब है, सांद्रता है और उत्प्रेरक है। तो हमने लिख रखा है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी अगर हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी अगर हम दाब भी बढ़ा रहे हैं तब भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यानी अगर आपने इन चारों पॉइंट को याद कर लिया तो आप यह जान रहे हैं कि अगर हम किसी की उपस्थिति में अभिक्रिया की जो हमारी दर है वो बढ़ जाती है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इस सेक्शन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल आर क्लासेस पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शून्य कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक व मात्रक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारक के शून्य घात पर निर्भर करती है उसे हम शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2N2O गिव्स 2N2 प्लस O2, तो इसमें इसके शून्य आर जो हमारी अपक्रिया की दर है वो शून्य घात के समानुपाती है, N2O के शून्य घात के समानुपाती है, इसलिए हमारी शून्य कोट की अपक्रिया है। अब इसका जो व्यंजक होता है वो होता है K बराबर x/T। x क्या है, मोलर सांद्रता है, x क्या है, सांद्रता है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। तो हमने सांद्रता का मात्रक यहाँ पर मोल प्रति लीटर लिख रखा है, फिर समय का मात्रक सेकंड, तो इसका क्या मात्रक हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और इसको इस तरीके से लें कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम कोट की अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोट की अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए और इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक और मात्रक भी लिखिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो प्रथम कोट की अपक्रिया और शून्य कोट की अपक्रिया, यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं जिसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है और डेरिवेशन हमने पहले से ही करा रखा है और परिभाषा हम इस सेक्शन में सभी चैप्टर के देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक। तो वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, वहां पर क्या था, शून्य घात के समानुपाती होती है, यहाँ प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे हम प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। जैसे 2N2O5 गिव्स 4N2O प्लस O2, तो इसमें N2O5 के एक घात पर हमारी निर्भर कर रही है, इसलिए हमारी प्रथम कोट की अपक्रिया है, एक घात के समानुपाती है, इसलिए प्रथम कोट की अपक्रिया है। अब इसका जो हम ये व्यंजक बताने जा रहे हैं इस पर हमने ट्रिपल स्टार दे रखा है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो व्यंजक आप जरूर पढ़ेंगे। के बराबर क्या हो जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। के बराबर 2.303 अपान टी log a बटे a माइनस एक्स। इस इक्वेशन को आप जरूर याद रखेंगे। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है, log a बटे a माइनस एक्स, ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हमारा 0 हो जाएगा मात्रक, मतलब मात्रकहीन है कांस्टेंट। अब नीचे बटा सेकंड टाइम
और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले प्रश्न को देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्हेनियस समीकरण को प्रयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्हेनियस का समीकरण काफी बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आर्हेनियस समीकरण को समझने के लिए आर्हेनियस ने वेग स्थिरांक तथा परम ताप के बीच में एक संबंध बताया, जिसके अनुसार ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ लिख रखा है कि ताप बढ़ाने से वेग के चरघातांकी रूपों में वृद्धि होती है। क्या है कि ताप बढ़ाने से वेग के चरघातांकी रूपों में वृद्धि होती है। के बराबर है ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इंपॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पर इसके सिंबल को लिख रखा है कि ए बराबर क्या है हमारा, आवृत्ति गुणांक, ई ए बराबर क्या है, संक्रियण ऊर्जा, आर बराबर क्या है, गैस स्थिरांक, और टी बराबर क्या है हमारा, परम ताप। आई होप कि आपको यह इक्वेशन अब क्लियर हो गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस सेक्शन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल RR क्लासेस पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो संक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, संक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक है। यानी वह कम से कम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक है, उसे हम संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब हमने इसके कुछ गुण लिख रखे हैं कि संक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। क्या, संक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा, यानी इसका ऊर्जा कम ही होनी चाहिए। फिर ताप बढ़ाने पर संक्रिय अणुओं की सांद्रता में वृद्धि होती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। यानी अगर हम तापमान बढ़ा रहे हैं, अभिक्रिया का जो तापमान बढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारे अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सक्रिय अणुओं की सांद्रता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब सक्रिय अणु परस्पर टकराते हैं तो संक्रियत संकुल मध्यवर्ती यौगिक बनता है। क्या बनता है? जब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब सक्रिय अणु परस्पर टकराते हैं तो कैसा यौगिक बनता है, तो सक्रियत संकुल मध्यवर्ती यौगिक बनता है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर लिखिए। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर लिखिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी 4 नंबर में आपका पूछा जा सकता है। क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे कि यह एक प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। कैसा मान? सैद्धांतिक मान है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, यानी जो हमारी अभिक्रिया की कोटि है यह भिन्न के रूप में भी आ सकती है, लेकिन आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। आप लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है, तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर यह शून्य हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि हमारी शून्य भी हो सकती है, लेकिन यह कभी शून्य नहीं हो सकती, यह शून्य नहीं हो सकती। फिर अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता वेग को निर्धारित करती है। यानी जो हमारी अभिक्रिया की कोटि है वो उन अणुओं की संख्या है कि जिनकी सांद्रता वेग को, अभिक्रिया के दर को निर्धारित करती है, उन अणुओं की संख्या है। फिर यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या है, यानी अभिक्रिया में कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, ये हमारी अभिक्रिया की आणविकता है। तो इस चैप्टर के हमने 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व में सबसे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है कि संक्रमण तत्व क्या हैं, इन्हें संक्रमण क्यों कहते हैं।
यानी जो हमारे संक्रमण तत्व हैं ये क्या है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? इसका आंसर क्या है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या है संक्रमण तत्व? कि जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं उन्हीं को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कोश में प्रवेश करता है। ये तत्व डी मतलब अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ये डी उपकोश में प्रवेश करेगा। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसी कारण इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, इस कारण इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं लिखिए। सबसे पहली विशेषता हमने लिख दिया है कि डी ब्लॉक के तत्वों की निम्नलिखित विशेषता है। पहली विशेषता, इनमें धात्विक चालकता होती है। क्या होती है? धात्विक चालकता होती है। सेकंड विशेषता क्या है? कि ये रंगीन आयन देते हैं, जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा कि रंगीन आयन क्यों देते हैं, हमने लिख रखा है। ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और ये संकुल यौगिक बनाते हैं। ये हमने 4 इनके विशेषता को लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो अंतः संक्रमण तत्व ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हीं को हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसमें 2 श्रेणियां होती हैं जिन्हें हम 4F तथा 5F अर्थात लेंथेनाइड व एक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं। यानी लेंथेनाइड में पहला हमारा जो तत्व है वो लेंथेन है और इसमें एक्टेनाइड है, तो इसके नाम से इसे जानते हैं। और इसमें 14 तत्व होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। क्या लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4F 1 से लेकर 14 तक हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 14 तत्व होते हैं। फिर 5D 0 से लेकर 8 तक और 6S2। और इसका क्या हो जाएगा 5F 1 से लेकर 14 तक, 6D 0 से 1 तक और यहाँ पर 7S2। ये हमारा हो जाएगा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। अभी हमने नीचे बताया था कि ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, तो ये क्यों बनाते हैं इसका हमने यहाँ पर लिख रखा है कि संक्रमण तत्व जो हमारे होते हैं वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय अवस्था में रंगीन आयन देते हैं। ये जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं ये ठोस और जलीय अवस्था में रंगीन आयन देते हैं। और इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो अपूर्ण डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित नहीं, जो युग्म में जोड़े में नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं। यानी जब इस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसके कारण हमें इसमें रंगीन आयन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं क्यों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमने सिंपल शब्दों में एकदम लिख रखा है कि संक्रमण तत्व और आयन दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण यह है कि डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं भरे होते, आंशिक रूप से भरे होते हैं।
आई होप कि आपको ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है। हमने इसका भी आंसर लिख रखा। हमने एकदम छोटा से छोटा लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको एक बार फैक्ट पता चल जाए, फिर आप बनाकर भी लिख सकते हैं। क्या है कि लेंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कम होती है। क्या इसमें जब हमारा परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कम होती है। आकार में, ये आकार लिखा हुआ है, आकार में कमी होने की इस घटना को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यानी किसी की आकार कम हो जाए, इसका मतलब संकुचन हो रहा है, इसलिए इसको हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यह संकुचन इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने एकदम छोटे में लिख रखा है कि हाँ, जब इनके आकार में कमी होगी तो इस घटना को हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्यों कमी होगी? क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक को हम बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ इसके परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण धातुएं या इनके एक उत्प्रेरक का कार्य बताइए। कार्य करते हैं क्यों? यानी जो हमारी संक्रमण धातुएं हैं ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं क्यों? संक्रमण, इसका आंसर हमने लिख रखा है कि संक्रमण धातुओं या इनके यौगिकों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं तथा इनके पास रिक्त डी उपकोष होते हैं जिससे ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। क्या होते हैं? इनके पास रिक्त डी उपकोष होते हैं जिससे ये अभिक्रिया की वेग को बढ़ाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या है कि संक्रमण तत्वों एवं लेंथेनाइड के गुणों में समानता को स्पष्ट कीजिए कि इनके गुणों में क्या क्या समानता होती है। तो पहली समानता है कि सभी संक्रमण तत्व तथा लेंथेनाइड धातु होते हैं। संक्रमण तत्व और लेंथेनाइड ये हमारे जो हैं वो धातु होते हैं। फिर क्या है कि इनके गलनांक व कवथनांक उच्च होते हैं। यानी दोनों के गलनांक और कवथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं। कैसे आयन बनाते हैं? हमने ऊपर ही बता दिया कि रंगीन आयन बनाते हैं। और ये संकुल यौगिक बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? संकुल यौगिक बनाते हैं। तो ये रहे हमारे इस वाले चैप्टर के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ने से पहले हम बता दें कि इस सेक्शन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल RR क्लासेस पर मिल जाएगी, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। अब हम चैप्टर नंबर 5 पर आ गए हैं, जो कि हमारा है उपसह संयोजक यौगिक, बोले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसह संयोजक यौगिक का पहला क्वेश्चन क्या है कि योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक किसे कहते हैं? क्या है? योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हमने लिख रखा है कि जब 2 या 2 से अधिक, एकदम सरल शब्दों में, कि जब 2 या 2 से अधिक सरल अस्थायी यौगिक को आणविक अनुपात में मिलाकर गर्म करते हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर गर्म करते हैं, गर्म करके वाष्पित करते हैं, तो इसके फलस्वरूप नए क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिन्हें योगात्मक यौगिक कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक सरल अस्थायी यौगिकों को हम आणविक अनुपात में मिलाएंगे, गर्म करेंगे और उसको हम वाष्पित करेंगे, तो इसके फलस्वरूप हमें नए पदार्थ के क्रिस्टल मिलेंगे जिन्हें हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। सब इसका हमने एग्जाम्पल लिख रखा है कि एक हमने ले लिया है K2SO4, फिर Al2SO4 का होल थ्राइस, प्लस में हमने 24
जल के अणु ले लिए हैं और इससे हमारा क्या बना है, पोटास आलम बोले तो फिटकरी। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्रायल डॉट में 24H2O। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार टीचर लोग इसको पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन आ सकता है। अब हमने लिख रखा है कि योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है हमारा द्विक लवण, दूसरा उपसह संयोजक यौगिक अथवा संकुल यौगिक, और जिसकी बात हम इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। यहां से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? तो ऐसे यौगिक जिन्हें जल में या किसी अन्य विलायक में घोलने पर अपने घटक आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। यानी वह यौगिक जिनको अगर हम जल में घोले तो वो अपने घटकों में वियोजित नहीं होते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, ऐसे यौगिक को हम उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे हमने लिख रखा है K4 ब्रैकेट में FeCN6, CN6 का की होल CN6, ठीक है। दूसरा है हमारा CONH3 की होल 6 और SO4 हमने बाहर लिख रखा है। अब हम बताने वाले हैं कि उपसह संयोजक यौगिकों की पहचान कैसे करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहचान कैसे करना है। क्वेश्चन नहीं, इसको आपको जानना जरूरी है कि हम कैसे इसको पहचान करेंगे। तो ये जो हमारा बाहर लिख रखा है K4, उसको हम बोलते हैं आयन। फिर ये जो हमने मझले ब्रैकेट में लिख रखा है उसको हम क्या बोलते हैं? संकुल। और जो हमारा CN लिखा हुआ है CN ये हमारा क्या हो जाएगा? संकुल। फिर CN हमारा क्या है? लिगेंड। और जो 6 लिखा हुआ है ये हमारा है उपसह संयोजन संख्या। और Fe को अगर हम अकेले बात करें तो केंद्रीय धातु आयन है। ये चीज आप ध्यान से देख लीजिए कि किसको हम क्या बोल रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन किसे कहते हैं। ऊपर हमने लिख रखा है सबसे पहले कि केंद्रीय धातु आयन किसको बोलते हैं, वो आप देख लीजिए ऊपर। फिर केंद्रीय धातु आयन किसे कहते हैं? तो ऐसे धातु आयन या धातु परमाणु जो एक या एक से अधिक लिगेंड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? एक या एक से अधिक लिगेंड से जुड़े होते हैं, उसे हम एक या एक से अधिक लिगेंड से जुड़े होते हैं, उन्हें केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रखा है कि K3CONH4 की पावर 4, और ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है CO जो है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिगेंड किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। क्या? वह धातु और वह परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं: धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। जैसा आप जानते हैं या तो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा या उदासीन होगा। नेक्स्ट हमने लिख रखा है कि संयोजकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो संयोजकता के आधार पर भी लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं: एक दंतुक लिगेंड, दूसरा द्विदंतुक लिगेंड और फिर बहुदंतुक लिगेंड। फिर हमारा 5वां क्वेश्चन है कि इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेंगे बुक से। 5वां क्वेश्चन है हमारा कि कीलेट लिगेंड क्या है, उदाहरण समझाइए। तो हमने लिख रखा है कि जब कोई बहुदंतुक लिगेंड एक साथ धातु आयन से कई दाता परमाणु से इस प्रकार जुड़ा होता है कि एक वलय प्राप्त होती है, तो इसे कीलेट वलय कहते हैं तथा ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं। जैसे हमने नीचे एक एग्जांपल लिख रखा है जिसमें हमारा एक वलय प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम कीलेट लिगेंड बोलेंगे। जिसमें हमने प्लेटिनम PtCl2 और ब्रैकेट में हमारा प्लेटिनम से इधर 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है वहां, और 2 टाइम
NH2CH2 जुड़ा हुआ है, ये हमारा एक वलय प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम कीलेट वलय या कीलेट लिगेंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उपसह संयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपसह संयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं। तो धातु आयन से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ये हमारे धातु आयन से, ये हमारे धातु आयन से जो जुड़ा हुआ है, धातु आयन से जुड़े दाता परमाणु, ये हमारे जितने दाता परमाणु हैं, ये दाता परमाणु है, इसकी संख्या को क्या हम बोलेंगे, उपसह संयोजन संख्या। यहाँ पर हमने ये Cl लिखा था, इसलिए हमने ये एक और एग्जाम्पल ले लिया। दो एग्जाम्पल से हमने बता दिए कि केंद्रीय धातु परमाणु को जो हमारे दाता परमाणु की संख्या होती है उसे हम उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्नर का संयोजकता का वर्नर सिद्धांत लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा जाता है। क्या है, संयोजकता का वर्नर सिद्धांत लिखिए। और इस सेक्शन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल RR क्लासेस पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो संयोजकता का वर्नर सिद्धांत क्या कहता है कि उपसह संयोजन यौगिकों में धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। पहला है प्राथमिक संयोजकता, दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। नेक्स्ट पॉइंट कि प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनीय होती हैं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। कैसी होती हैं, आयनीय होती हैं और ऋणात्मक आयनों के द्वारा संतुष्ट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द्वितीयक संयोजकताएं अनायनीय होती हैं। प्राथमिक संयोजकताएं आयनीय होती हैं, द्वितीयक संयोजकताएं अनायनीय होती हैं और यह उदासीन अणु या ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयोजकता संयोजन संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख रखा है कि धातु से द्वितीय संयोजकता से आबंधित आयन अथवा समूह विभिन्न उपसह संयोजन संख्या के अनुरूप द्विक स्थान से विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। कैसे विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं, फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि धातु से द्वितीय संयोजकता से आबंधित आयन अथवा समूह विभिन्न उपसह संयोजन संख्या के अनुरूप द्विक स्थान से विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हमने 4 पॉइंट लिख रखे हैं। संयोजकता का वर्नर सिद्धांत, और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि संयोजकता का आबंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बोले तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता आबंध का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके में पूछा जाएगा। क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि यह सिद्धांत लाइनस पॉलिंग ने दिया था। किसने दिया था, लाइनस पॉलिंग ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसह संयोजक संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। क्या, केंद्रीय धातु परमाणु में उपसह संयोजन संख्या के बराबर हमारे रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के एक नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। कि ये जो हमारे केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक होते हैं, ये संकरित होकर समान संख्या के समान ऊर्जा वाले नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यौगिक के संकरण एवं ज्यामिति के अनुसार पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। फिर नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट कि यदि किसी संकुल यौगिक में एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह संकुल यौगिक
अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। किस कैसा होता है? अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो ये हमारे उपसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन, और हमने इस वीडियो सेक्शन में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले प्रश्न को देखा है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप भी अपना जी जान झोंक दीजिए अपने एग्जाम देने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को कर डालिए। हमने जितना भी क्वेश्चन बताया हुआ है सभी को एक पेन पेज पर लिखकर और सभी को तैयार कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको इस सेक्शन में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल RR क्लासेस पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।